दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ चिकनगुनिया के इलाज के बारे में। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये चिकनगुनिया क्या होता है, ये लोगों को कैसे होता है। चिकनगुनिया बीमारी जो होता है ये एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि मच्छरों के काटने के द्वारा ये देखे जाते हैं। ये क्या होता है, ये लोगों को कैसे होता है, अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, कौन कौन से घरेलू उपचार होते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो A to Z सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ये चिकनगुनिया होता क्या है। हम लोग अगर बात करें चिकनगुनिया के बारे में तो ये जो होता है दोस्तों चिकनगुनिया ये एक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि किसके कारण होते हैं, ये चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होते हैं। ये जो चिकनगुनिया होते हैं दोस्तों ये मॉस्किटो के बाइट के द्वारा मतलब मच्छरों के काटने के द्वारा मनुष्यों के अंदर ये फैलता है। तो वही चीज लिखा गया है, दिस वायरस स्प्रेड टू ह्यूमन बाय दी मॉस्किटो। ये मच्छरों के काटने के द्वारा मनुष्यों के अंदर ये पहुंचता है और जो मच्छर बाइट करता है उसको बोलते हैं एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो के मेन स्पीसीज होते हैं मच्छरों के, जो कि यही इस चिकनगुनिया वायरस को फैलाने का काम करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है या फिर अगर आप मेडिकल का कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है चिकनगुनिया क्या होता है, ये एक वायरस होता है जो कि कैसे फैलता है, मॉस्किटो के काटने के द्वारा, मॉस्किटो के बाइट के द्वारा मनुष्यों के अंदर फैलता है। कौन से मच्छर इसको फैलाने का काम करते हैं, तो एडिस मॉस्किटो इसको फैलाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन बातें हैं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, अगर आपसे कोई पूछ लेता है, कुछ लोग होते हैं ना टेस्ट लेने लगते हैं क्या होता है चिकनगुनिया, तो आप उनको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं। उसके आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर आप नया मेडिकल खोलते हैं, नया क्लिनिक डालते हैं तो बहुत सारे लोग चेकिंग करने आ जाते हैं, टेस्ट करने आ जाते हैं कि देखते हैं इनके पास जानकारी है कि नहीं, तो आप पूरा डिटेल उनको बता सकते हैं, फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। समझ गए ना आप लोग। तो इस तरह से नॉलेज आपको रखना चाहिए। हम बात करें चिकनगुनिया के बारे में तो एक ऐसा वायरस होता है जो कि एडिस मॉस्किटो जो होते हैं ये इसको फैलाने का काम करते हैं, जो कि इसको अल्फा वायरस भी कहा जाता है। अगर हम बात करें चिकनगुनिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो 3 से 7 दिन के अंदर ये अपना लक्षण दिखाई देने लगते हैं और पेशेंट बीमार होना शुरू हो जाता है। समझ गए आप लोग। और ये जो ट्रांसफर होता है ये मच्छरों के काटने के द्वारा ये लोगों में ट्रांसफर होता रहता है। मच्छर जो होते हैं इस बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। तो इससे अगर कहे कोई कैसे बचाव करें तो इसके लिए मच्छरों से बचाव करना पड़ेगा। अगर मच्छर से बचाव कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देखिए कितने सारे मच्छर यहाँ पर बाइट कर रहे हैं और यही मच्छर इनको काटने के बाद किसी दूसरे लोगों को काट लेंगे, किसी तीसरे लोगों को काट लेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ये वेक्टर का काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं, इनसे उनके पास, उनसे उनके पास, और धीरे धीरे करके इस बीमारी को फैलाते हुए ये चले जाते हैं। तो यही इनका काम होता है मच्छरों का। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है चिकनगुनिया होने का कारण क्या होता है तो सबसे पहली बात चिकनगुनिया वायरस के कारण ये देखे जाते हैं और एडिस मॉस्किटो जो होते हैं इनके काटने के द्वारा लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। बस ये बात अगर आपको पता है तो जान लीजिए सारी की सारी बात आपको पता है। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और ले लेते हैं, एकदम डिटेल बताऊंगा। थोड़ा सा वीडियो भले ही बड़ा हो जाए लेकिन पूरा डिटेल इसके बारे में समझाऊंगा आप लोगों को। दोस्तों चिकनगुनिया होने पर पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो तब तो क्या होता है, उनको त्वचा पर रेजेज बन जाते हैं, लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, पीठ में दर्द होना देखा जाता है, पीठ में यहाँ पर दर्द होना देखा जाता है जिसको बैक पेन बोला जाता है, सर में दर्द होने लगता है जिसको हेडेक बोलते हैं, जी मचलाने लगता है, उल्टी होने लगता है जिसको नौजिया एंड वोमिटिंग भी बोला जाता है। उसके बाद कुछ और भी लक्षण देखे जाते हैं जैसे कि जोड़ों में दर्द होना भी देखा जा सकता है। अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो जोड़ों में दर्द होना, उल्टी होना, टेम्परेचर बढ़ जाना जिसको बोलते हैं बुखार हो जाना, चिल्स मतलब ठंडी लगना, ये सारी की सारी समस्याएं तब देखी जाती हैं अगर किसी भी पेशेंट को चिकनगुनिया का प्रॉब्लम है, तब उनको ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। तो अगर आप पहचान कर लेंगे ना आप लोग अब कि अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो क्या लक्षण देखे जाते हैं, तो त्वचा पर रेजेज बन जाएंगे, बैक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, उसके बाद जॉइंट पेन, चिल्स, फीवर, ये सारे के सारे सिम्टम तब देखे जाते हैं अगर किसी भी पेशेंट को क्या हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है तब। और इतना ही नहीं, कुछ और भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं अगर किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तब। जैसे कि और क्या प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इस तरह के लोगों में देखा जाता है कि इनके जोड़ों में दर्द होने लगता है,
सुबह के समय पर जोड़ों में अकड़न दिखाई देने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होना दिखाई देने लगता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जोड़ों में सूजन भी दिखाई देने लगता है। तो ये कुछ और भी डेंजरस सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट के अंदर दिखाई देने लगते हैं। अब हम बात करें कि पेशेंट को कैसे बचाव करना चाहिए कि उनको चिकनगुनिया ना हो, क्या इलाज होता है, क्या क्या दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है या फिर चिकनगुनिया से अगर बचाव किसी को करना है तो फॉगिंग टू मॉस्किटो किल। शहरों में देखते हैं, सड़कों पे देखते हैं, कभी कभी गाँवों में एक धुएं की तरह छोड़ा जाता है मशीन से, जो कि क्या होता है, मॉस्किटो का वो किलर होता है, मच्छरों को भगा देता है, उनको मारने का काम करता है। समझ, बरसातों में देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग ये सारी चीज़ों को, शहर में हो गया, देहातों में भी गाड़ी लेकर के आते हैं और छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये मॉस्किटो किलर का धुआं होता है। ठीक, उसके बाद मच्छरों से बचना चाहिए, जितना हो सके मच्छरों के काटने से बचें, जिससे बचाव किया जा सकता है कि लोगों को चिकनगुनिया ना हो। कुछ और भी हम लोग डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सअप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को चिकनगुनिया हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट कराया जाता है। तो सिम्टम को पहले देखा जाता है कि उनका टेम्परेचर कितना हाई है, 100 डिग्री है कि उससे भी ज़्यादा है। ब्लड टेस्ट कराया जाता है, इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है। C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है, ESR होता है जिसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बोला जाता है, RT-PCR होता है, EGM ELISA होता है। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि क्या पेशेंट को चिकनगुनिया हुआ है या फिर नहीं है। अगर हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट चलाया जाना है, क्या नहीं चलाना है, वो सारी बात आप लोगों को अब चलिए बताने जा रहे हैं। कि अगर मान लीजिए किसी को पता चल गया कि इनको हाँ चिकनगुनिया हुआ है, तब क्या ट्रीटमेंट चलाना है, उसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ देना है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जिन लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है तो उस तरह के लोगों को नीड टू बी हाइड्रेटेड ड्यूरिंग दी ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए कि जिन लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है तो उसके दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके सो टेक वाटर प्रॉपरली, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। सो डिहाइड्रेशन विल बी प्रिवेंट, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी दूर हो सके। और ड्रिंक मोर वाटर इन ए डे, मस्ट टू टेक 5 to 7 लीटर पर डे वाटर, मतलब दिन भर में कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। जिनको चिकनगुनिया हो गया है, चिकनगुनिया का इलाज चल रहा है, तो उस कंडीशन में शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिमिट जंक फूड एंड डाइट, बाहरी भोजन, मसालेदार भोजन, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। और हरी सब्जियाँ, हरे भोजन को, फल फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोगों को ये बेसिक नॉलेज एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुछ मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पैरासीटामॉल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामॉल जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार के एनाल्गेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होते हैं, जिसका मेन काम होता है फीवर को ठीक करना, और शरीर में दर्द हो रहा है उसको भी ये ठीक करने का काम करते हैं। तो पैरासीटामॉल का केवल एक ही काम नहीं होता है कि ये जो होते हैं कि दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। अब पैरासीटामॉल 500 mg का भी आता है, 650 mg का भी आता है, बच्चों के लिए लो डोज का सिरप भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट एज एंड पेशेंट कंडीशन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कितने डोज में देना है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें कुछ तरह के पेशेंट को दवाइयाँ नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसमें NSAID के क्लास के मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। NSAID का मतलब क्या होता है? NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो दोस्तों डू नॉट टेक एस्प्रिन एंड अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एस्प्रिन हो गया, कुछ अलग जो होते हैं NSAID के क्लास के मेडिसिन, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे कि एस्प्रिन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, एसिक्लोफिनेक हो गया, डाइक्लोफिनेक हो गया, इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में जिन लोगों को चिकनगुनिया हो गया है तब क्यों नहीं इस्तेमाल करना है? क्योंकि ये पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग का कारण बन सकता है, इसीलिए ये दवाइयों का अवॉइड करना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेडिकल के छात्र हैं तो अंधाधुंध दवा को नहीं चलाना है। किस दवा को देना है, किस दवा को नहीं देना है, वो सारी चीज़ की जानकारी आपको रहना ही चाहिए। ये नहीं कि दर्द हो रहा है तो एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक ये चला दें। पैरासीटामॉल आप चला सकते हैं।
जो कि यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है, जो कि पेन को एंड फीवर को दोनों की ये ठीक करने का काम करते हैं। लेकिन चिकनगुनिया में इन दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, इन दवाइयों को नहीं चलाया जाता है। सबसे पहली बात तो पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है, नापा जाता है, देखा जाता है सिग्नोमेटोमीटर के द्वारा कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल है कि लो हो गया है कि हाई हो गया है। ज़्यादातर तो इस कंडीशन में जिम चलाने के कारण, उल्टी होने के कारण, डायरिया होने के कारण पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। और इतना ही नहीं, प्लेटलेट्स भी गिरने लगता है इस कंडीशन में। तो अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इलेक्ट्रॉल देकर के काम चलाया जाता है, नहीं तो और भी बहुत सारे लो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं उसको चलाया जाता है। और इसी के साथ साथ एक और भी चीज़ों को मेजरमेंट किया जाता है जिन लोगों को चिकनगुनिया हो जाता है। तो सबसे पहली बात, उनके प्लेटलेट्स के काउंट को मॉनिटर किया जाता है कि क्या पेशेंट का प्लेटलेट्स जो होता है वो डाउन तो नहीं ना हो गया है। चिकनगुनिया वायरस के कारण वैसे भी पेशेंट के अंदर देखा जाता है कि उनका जो प्लेटलेट्स होता है वो लो होने लगता है। तो इसीलिए इस तरह के पेशेंट को जो प्लेटलेट्स होता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या प्लेटलेट डाउन है या फिर नॉर्मल है। ठीक इस तरह के लोगों को ज़्यादातर, अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो उस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जिससे डायरेक्ट पेशेंट के सिम्टम के बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे, जल्द से जल्द, एकदम अच्छे से चलाया जा सके, जिससे पेशेंट को एकदम अच्छे से और जल्द से जल्द आराम मिल सके। वो भी अकॉर्डिंग टू दी सिम्टम के बेसिस पर चलाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है, उसके बाद उसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो गया है, तो चिकनगुनिया के केसेस में चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन उसको क्या करना चाहिए, हमेशा डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं रहना चाहिए। तो उनको बोतल चढ़ाया जाता है। अब आईवी फ्लूइड तब चढ़ाया जाता है, सबसे पहले उनके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, लो हो गया है, तब ये आईवी फ्लूइड के चढ़ाने के माध्यम से ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, शरीर में पानी की कमी भी दूर हो जाता है, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब आईवी फ्लूइड में बहुत सारे आईवी फ्लूइड आते हैं, जैसे कि आता है नॉर्मल सैलिन हो गया, रिंगल लैक्टेट सालून हो गया, उसके बाद आरएस हो गया, उसके बाद D5 जिसमें डेक्सट्रोज 5% बेटा वैल्यूम मिला हुआ है, इसमें D5 का एल आरएस है और यह डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन है। तो इस तरह के बहुत सारे आईवी फ्लूइड आते हैं, तो ये सारे बोतल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज़्यादातर यूजफुल एंड पॉपुलर माना जाता है। जिन लोगों को अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है तो इलेक्ट्रॉल दे देते हैं, छोटा वाला तो 5 रुपये में आता है और जो बड़ा वाला आता है वो 22 से 24 रुपये के बीच में वो बिकता है। तो वो पी लेते हैं 1 से 1.5 लीटर के पानी में डाल करके, तो तुरंत उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, आधे से 1 घंटे के अंदर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। अगर मान लीजिए कंडीशन खराब है, पेशेंट के अंदर ज़्यादा दिक्कत है, तो ब्लड को भी ट्रांसफ़र किया जाता है, डोनर के माध्यम से पेशेंट के अंदर इसको चढ़ाया जाता है। ये भी चीज़ पॉसिबल होता है। ठीक, जैसे कि पूरे ब्लड हो गया या फिर ब्लड सेल हो गया, आरबीसी हो गया, या फिर फ्रेश प्लाज्मा प्लेटलेट्स को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए प्लेटलेट्स डाउन हो गया है तो उसको नॉर्मल रूप से बढ़ाए भी जा सकते हैं घरेलू उपचार के भी द्वारा। नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत डाउन हो गया है तो चुकंदर के माध्यम से, पपीते के पत्तियों के माध्यम से, जो अमला होता है आंवला, कीवी के माध्यम से, गाजर के माध्यम से, नारियल के पानी के माध्यम से, बकरी का दूध मिल जाता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 2 से 3 चीज़ खाने से बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। बकरी का दूध मिल जाता है और कीवी मिल जाए और पपीते की पत्ती मिल जाए, बस यही 3 चीज़ चला देते हैं तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में खुद के ही पापा का, हमारे पापा का जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो गया था, तो वही 3 चीज़ चला गया था। बकरी का दूध सुबह शाम आधा आधा कप पीते थे और आधा आधा कप पपीते के पत्तियों को पीस करके सुबह और शाम पीते थे और कीवी खाते थे। इसी के माध्यम से उनका जो प्लेटलेट्स डाउन हो गया था वो नॉर्मल हो गया था। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं, घरेलू उपचार भी होते हैं जिनके माध्यम से अच्छे से बढ़ जाते हैं प्लेटलेट्स। हर जगह मेडिसिन भी चलाया जाता है और कुछ घरेलू उपचार भी चलाया जाता है और कुछ हर्बल मेडिसिन भी होते हैं। जैसे कि पपीते की पत्ती उत्ती आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैरपिल टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरपिल टैबलेट जो है ये पपीते के पत्तियों के द्वारा ही बनाया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कर्निका पपाया लीफ, पपीते के पत्तियों के द्वारा ये टैबलेट बनाया गया। हिमालय का प्लेटिंजा आता है, प्लेटिंजन आता है, ये सारी चीज़ों का काम क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। समझ गए आप लोग, ये भी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात और, कुछ और भी चीज़ें आते हैं, जैसे कि पतंजलि के गिलोय घनवटी आते हैं, झंडू के भी गिलोय घनवटी आते हैं, डाबर के भी गिलोय घनवटी आते हैं। ये सारी चीज़ भी जो होते हैं ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। उसी तरह से कुछ होम्योपैथिक के भी मेडिसिन आते हैं, जैसे कि करिका पपाया हो गया, ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद हेमेमिलस वर्जिनिका हो गया, ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। क्रोटालस होरिडस हो गया, ये भी प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करते हैं। तो कुछ इसके भी दवाइयाँ आते हैं होम्योपैथिक के, लेकिन एलोपैथिक और घरेलू उपचार चला देंगे उतने में ही नॉर्मल हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा।
लेकिन आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी रहना ही चाहिए, इसीलिए इतनी सारी डिटेल बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये सारी की सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो कैसा लगा। एक कमेंट करते हो तो मैं जरूर सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा अच्छा भी लगता है, कितना गला फाड़ करके समझाया हूँ। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोग तो गलत कमेंट करने आते ही हैं, उनको छोड़िए। आपको कैसा लगा आप बताइए, बिना देखे हुए मत बताना, पूरे वीडियो को देख करके बताना। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, उस आईडी को फॉलो करना जिसके 1000 फॉलोअर, 1000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं और फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। वहाँ पर आप फॉलो करके जुड़ सकते हैं। छोटे छोटे कुछ बेनिफिट वाले वहाँ पर भी कंटेंट डालता रहता हूँ, अगर मन हो तो जुड़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर।